प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि संस्कृत और हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। संस्कृत के केवल सूत्र हैं, इनके अलावा उदाहरण और नियम हिंदी में भी वही लागू होते हैं। क्योंकि संस्कृत है वो हिंदी की जननी है, तो हिंदी में जो सूत्र नियम है वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो यहाँ हम संस्कृत संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत संधि में सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में बात की है। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि में क्या था? स्वर के बाद स्वर, प्लस से पहले स्वर, प्लस के बाद भी स्वर। लेकिन व्यंजन संधि में अंतर इतना है कि व्यंजन के बाद व्यंजन या कोई स्वर आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि में मतलब व्यंजना परे व्यंजनम अथवा स्वर आ जाता है। व्यंजन के बाद अगर कोई व्यंजन अथवा स्वर आता है तो व्यंजन संधि मानी जाती है। या हम नियमानुसार बात करेंगे। रूल एक है जिसमें व्यंजन संधि का भेद है, च्युतो संधि है। च्युतो संधि का एक सूत्र है, स्तो चूना चू। सावधानी पूर्वक देखिए, स्तो चूना चू, स्तो चूना चू। इसी सूत्र में इस च्युतो संधि के सारे नियम समाहित हैं। आपको ध्यान से देखना है। स्तो शब्द है, स्तो का मतलब यहाँ से और ते वर्ग है, ये ध्यान रखना। ये से है और ये ते वर्ग है। यहाँ इस से का मतलब ये से और ते वर्ग है। तो इससे मतलब ये हुआ, हम यहाँ इसको समझते हैं। अगर से और ते वर्ग का कोई भी वर्ण, ते वर्ग से तात्पर्य हुआ त, और न के बाद अगर से और ते वर्ग, से और ते वर्ग, कोई वर्ण आता है तो से और ते वर्ग का वर्ण भी उसी से और ते वर्ग में बदल जाता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि प्रथम वर्ण है, जैसे से है तो से में बदलेगा, और ते वर्ग का प्रत्येक वर्ण ते वर्ग के उसी क्रम के अनुसार बदलेगा। यानी कि जो त वो ते में बदलेगा, थ, द, द, तो उसी प्रकार च, ज, ज अपने क्रम के अनुसार बदलेगा। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जिस संख्या क्रम पर आधारित वर्ण है वो उसी संख्या क्रम आधारित वाले। जैसे स्तो है, स्तो से तात्पर्य सकार और ते वर्ग है, तो सकार और ते वर्ग शकार और ते वर्ग के उसी क्रम में बदलेगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखोगे आप, सत प्लस चित, सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। सकार और ते वर्ग के बाद अगर कोई शकार और ते वर्ग आता है तो सकार और ते वर्ग शकार और ते वर्ग में बदल जाता है, यानी उसी वर्ग के वर्ण में बदल जाता है। यहाँ आप देखोगे सत और चित, तो यहाँ है त के बाद च आया। सत और चित में आप देखोगे त के बाद च आया। तो यहाँ नियम के अनुसार क्या होता है, सकार और ते वर्ग के बाद शकार और ते वर्ग आता है। तो यहाँ ते वर्ग का च आया, पहला वर्ण है, और यहाँ त आया। तो यह त है वो इसके पहले वर्ण च में बदलेगा, क्योंकि से है वो शे में बदलेगा, त है वो च में बदलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो त वो बाद वाले च में बदल के सचित शब्द का निर्माण होगा। इसलिए यह वित वर्ण बना है
देखोगे सावधानी पूर्वक, त प्लस च, तच्च, याद रखने का भी एक हिंट है, तच्च, त च में बदलता है, तो यहाँ डबल च हो गया। ये च का द्वित्व होने का कारण है कि त का च में बदलना, वो बदलना होता है इस्तो चूना चू सूत्र के अनुसार। सकार और त वर्ग के बाद सकार और त वर्ग है, तो सकार और त वर्ग सकार और त में बदल जाता है। उनका क्रम यही रहेगा, पहले के साथ थे का चे, थे का चे, दे का चे, इस प्रकार से बदले। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा उदाहरण देखो, कस दंचित, तो यहाँ ये से आया है, तो से है वो इस सूत्र में पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण पहले वर्ण में बदलेगा और से में बदलेगा, इसलिए से है वो पहले वर्ण में बदल करके ये कच्चित रूप बन गया है। इसी प्रकार तीसरे सूत्र में नियम आप उदाहरण देखो, उद प्लस जल, उद प्लस जल में उद प्लस ज, तो आपको ध्यान देना है कि ये द त थ द, तो द तीसरे स्थान पर है और यहाँ बाद में ज है, तो ज भी तीसरे स्थान पर है, तो ये द भी ज में बदल जाएगा और उद प्लस जल के स्थान पर यहाँ ज के स्थान पर ज होकर के उज्ज्वल शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो चौथम संधि स्तो चुनाचु, सकार और त वर्ग के बाद अगर कोई शकार और च वर्ग आता है, तो पहले सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग के वर्ण का निर्माण हो जाता है या हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी संधि, स्टूना संधि या स्टूतो संधि बोलते हैं। स्टूतो संधि का सूत्र है स्टूना स्टू, शॉर्ट फॉर्मूला है स्टूना स्टू। अब इसमें भी ध्यान रखना है, इस्तो परे याद रखना है। अगर इस्तो परे है, अब इसको हम यहाँ समझेंगे, इस्तो परे से क्या तात्पर्य हुआ? इस्तो परे का मतलब है पहले सूत्र के हिसाब से इस्तो, इस्तो से तात्पर्य हुआ से और ते वर्ग, से और ते वर्ग, इसी में भी है, ये भी इसी में आएगा। इस्तो यानी से वर्ग, से और ते वर्ग। तो के बाद अगर से और ते वर्ग के बाद अगर से और ते वर्ग है, से और ते वर्ग है, सावधान पूर्वक देखिए, पहले बार में हमने पढ़ा था कि से और ते वर्ग के बाद से और ते वर्ग था। इस संधि में से और ते वर्ग के बाद से और ते वर्ग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर से और ते हो जाता है, यानी बाद वाला जो पर पद है उसी का द्वित्व हो जाता है। क्रमशः जिस स्थान का वर्ण है, जिस स्थान का से क्या तात्पर्य हुआ, जिस स्थान का मतलब हुआ जैसे द ध द न, तो ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, तो जिसका जो स्थान है उसी स्थान वाला वर्ण उसके स्थान पर आता है। तो आप उदाहरण के बारे में समझिए, तत् प्लस टीका, तो यहाँ पर तत् में जो पहला त है ये प्लस ते है, ते के बाद ते है, तो आप देखोगे स्टूना स्टू इस्तो के अनुसार, इस्तो के अनुसार इसमें ते है, यानी कि ते वर्ग का पहला वर्ण आया है और इसके बाद पर पद में इसका ते है, तो नियम के अनुसार जो ते है वो ते में बदल जाता है, ते है वो ते में बदल जाता है। थोड़ा जैसे यहाँ मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ न, तो आपको ये ध्यान रखना है
अब दोबारा देखो आप तक प्लस टीका, तो यहाँ पर त और यहाँ ट, तो पहले वाला टे भी टे में बदल जाएगा और तट्टीका ये टे वो डबल हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे राष्ट्रम, तो राष्ट्र में क्या है, राष्ट्र में श है, श है, तो यहां भी ये वो ये टे है, त्रम है, तो इसका रूप बन जाएगा राष्ट्रम, श का टे बन जाएगा और राष्ट्रम श का टे बनेगा और राष्ट्रम बन जाएगा। अब बात करेंगे तीसरी संधि जस्त्व संधि। जस्त्व संधि के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है जस्त्व संधि। जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते। अब जल क्या होते हैं, जस क्या होते हैं, पहले हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था, शुरुआती वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास पहले वाले सारे वीडियो भी देखने को मिलेंगे और नए वीडियो भी आपको देखने को समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो माहेश्वर सूत्र संस्कृत में 14 होते हैं, ई ऋण ऋग ऋग एवं अयुज यवर्ग लण जमगणनम जबेज गणदस जबगणदस कपचर्द चर्तव कपय ससर और अल, इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र हैं। तो यहाँ हमने प्रत्याहार के बारे में बात की थी और प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों का एक समूह है, जो कि यहाँ जल है तो जल भी एक माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार है। जल में कौन से वर्ण आते हैं आप देख सकते हो, जल में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये वर्ण और पहला दूसरा से तात्पर्य ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। इस प्रकार इसमें वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण है, पंचम वर्ण शामिल नहीं है। जलों में वो केवल 4 वर्ण है और है। पहला दूसरा सभी वर्गों का पहला दूसरा पांचवा वर्ण है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के 4 पंचम वर्ण शामिल नहीं है और उसम व्यंजन है, इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इस प्रकार से आपको टिक के साथ याद रखना है। तो जलों के स्थान पर क्या होता है, जस हो जाता है, तो जस भी एक प्रत्याहार है। जस्त्व संधि में जलों के स्थान पर जस होते हैं, जस एक प्रत्याहार है, तो जबगणदस ये भी माहेश्वर सूत्र है, तो जबगणद ये जस है। तो आप देखोगे जल प्रत्याहार है, वो अगर प्लस से पहले जल है तो जलों के स्थान पर जस हो जाता है जस्त्व संधि में। तो यहां आप देखो उदाहरण से वाक्धनी स्वर अच परे होने पर, इसमें अच परे होने पर यानी कि एक तरफ जल है एक तरफ अच है, तो जलों के स्थान पर जस हो जाते हैं। जस का मतलब होता है तीसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जब गण द। यहां उदाहरण देखोगे वाप तो के वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा जस। ये जल है और जल का तीसरा वर्ण है वो जस आता है। यानी कि जल से आप समझ गए होंगे जल में क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का है वो पहला दूसरा तीसरा चौथा और व्यंजन और से है, जस होते हैं केवल तीसरे वर्ण। तो यहाँ आप देखोगे के स्थान पर के वर्ग का ही तीसरा वर्ण आएगा, क ख ग, तो यह ग आएगा और वार्धनी बराबर वार्धनी। उसी प्रकार जगत प्लस ईश, यहाँ क प्लस ईश है तो यहाँ त का ही तीसरा वर्ण आएगा द, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। इसी प्रकार फिर धन अंबर बराबर दिगंबर, क्योंकि इसमें भी ग का तीसरा रूप ग दिगंबर हो गया। तो इस प्रकार आपको जस्त्व संधि जला
तीसरा वर्ण हो जाता है। अब आप देखोगे चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि का सूत्र है खरी चय। खरी चय का मतलब खरी परे होने पर जलों का चर हो जाता है। खरी का मतलब खर से है, खर से तात्पर्य खर प्रत्यार से है। खपचर्तव्य कपय स ये खर है, खर में खपचर्तव्य कपय पहला दूसरा वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श ये खर है। खर परे होने पर जल, जल में वही वर्ण जो ऊपर हमने पढ़े के स्थान पर चर हो जाता है। चर में मन से क च ट त प श कपय श आपने भाषा सूत्रों पढ़ा होगा, हो जाता है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सद धन का या दया, स दया ऊपर वाले में हमने पढ़ा दया का दया होता है। यहाँ जो दया आया है तो इसमें आप देखोगे जल है, जल के बाद अगर कोई क आया है, क्या है? खर है। खर परे होने पर, खर परे होने पर, खर परे का मतलब होता है प्लस के बाद, प्लस के बाद खर होने पर जल का चर हो जाता है। अब यहाँ द तो द तीसरा वर्ण है, तो ध्यान ये रखना है कि तीसरे वर्ण का ही प्रथम वर्ण होगा। तीसरे वर्ण का ही प्रथम वर्ण होगा, लेकिन होगा उसी वर्ग का, ये ध्यान रखना है, उसी वर्ग का होगा। या द ये त वर्ग का है तो इसका पहला वर्ण हुआ त। सत धनकार वर्ग सत्कार ये त है। यहाँ पर ये त है, ये द का ही पहला वर्ण चर है, द का ही पहला वर्ण चर है। इसी प्रकार उद धनपन, तो उद धनपन में ये जल है, जल परे होने पर, जल परे होने पर खर का चर हो जाता है। खर के स्थान पर पहले दूसरे जो वर्ण उनके स्थान पर चर हो जाता है, तो दय का ही दय उसी प्रकार हुआ। तो आपको ये सूत्र समझ में आया होगा खरी चय कि जल परे होने पर खर के स्थान पर चर होता है। जल परे होने पर ये परे हो गया, खर के स्थान पर ये खर हो गया और इसके स्थान पर हो गया चर। बहुत ही सरल तरीके से जल परे है और खर है, खर के स्थान पर चर हो गया। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। अनुस्वार संधि। अनुस्वार में आपको विशेष रूप से समझना है, बहुत ही सरल तरीके से। अनुस्वार सभी वर्गों का पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण होता है। माहेश्वर सूत्र में जमनम एक है, वो सातवां माहेश्वर सूत्र है जो कि पंचम वर्णों का ही एक ग्रुप है या समूह है। तो मो अनुस्वार है इसका ही, मो अनुस्वार हल परे होने पर मैं का अनुस्वार होता है। कई बार आप देखते हो मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है, मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है, कई जगह मैं का मैं लिखा होता है। ऐसा कई जगह आप देखते हो, वो अपनी मर्जी से नहीं होता है। उसका वो अनुसार एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार नियम अनुसार कहीं पर मैं का अनुस्वार होता है और कहीं पर मैं का मैं आता है। अब यहाँ देखोगे आप वो अनुसार के अनुसार हल परे होने पर, हल से क्या तात्पर्य होगा? माहेश्वर सूत्रों में आपने पढ़ा था हल, हल से क्या तात्पर्य है? हल का मतलब व्यंजन हुआ, हल का मतलब व्यंजन हुआ है। तो यहां आपको यह देखना है कि अगर व्यंजन है किसी शब्द में प्लस के बाद अगर कोई व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। ये बात आपको समझना है। अगर कोई व्यंजन है और इससे पहले अगर कोई मैं आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है, तो मो अनुस्वार। और अगर बाद में व्यंजन में होंगे स्वर हैं तो यहाँ सीधा मैं आएगा, यहाँ सीधा मैं आएगा, इसमें कोई अनुस्वार नहीं होगा। और यहाँ आप देखोगे अच्छे से समझिए, नीचे 2-3 उदाहरण दिए हैं। जो उदाहरण अभी यहाँ दिए गए हैं
यहाँ देखोगे प्लस के बाद वह, तो मोह अनुस्वार एक सूत्र बहुत ही सरल सूत्र है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर प्लस के बाद व्यंजन है तो जोड़ते समय उस में का अनुस्वार कर दो। अगर प्लस के बाद व्यंजन है तो उसको जोड़ते समय में का अनुस्वार कर दो, और प्लस के बाद अगर कोई स्वर है तो जोड़ते समय आप उसमें का मैं देखोगे। अब यहाँ देखोगे हरिम और यहाँ वो तो व्यंजन आ गया तो मैं का अनुस्वार होगा। यहाँ ग एक व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार हो गया। सत्यम पद ऐसे आपने लिखा है सत्यम पद, जैसे ये यहाँ मैं ले लेता हूँ तो सत्यम वद धर्मम चर, तो आप यहाँ देखोगे कि ये मैं है जो इस रुपए की वजह से ये व्यंजन है, इसलिए सत्यम में संधि करते समय आप देखोगे सत्यम। अब इस प्रकार का जो शब्द आता है इसके दो भाग हैं, सत्यम पद, पर यह संधि पद है, ये ध्यान रखना है। भले ही इसमें दो भाग कर दिए हैं, सत्यम को अलग लिखा है, वध को अलग लिखा है, लेकिन ये संधि किया हुआ है। और इसका अगर संधि विच्छेद कर रहे तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है सत्यम प्लस वध, केवल अनुस्वार को हटा करके मैं करना है। जैसे हमने यहाँ लिखा ग्रहण बचती, इसको अगर दोबारा लिखा ग्रहण आगच्छति लिखो, ग्रहण प्लस जैसे यहाँ पर मैं लिखा होगा संधि पहले आगच्छति, तो आप इसका संधि किस प्रकार करोगे। ग्रहण आगच्छति हमने लिखा है तो इसका है वो कैसे लिखोगे आप, संधि कैसे करोगे, तो इसका ग्रहण आगच्छति की जगह ऐसे होगा सीधा ग्रहण आगच्छति, ग्रहण आगच्छति। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझना है, ये आस्वर है इसलिए मैं आया है ग्रहण आगच्छति। अगर यहाँ आ नहीं होता कि ग्रहण गच्छति होता तो यहाँ मैं नहीं आता, यहाँ केवल अनुस्वार आता, ग्रहण गच्छति, ये शुद्ध रूप होता। तो ये व्याकरणिक तौर पर है वो त्रुटियां सुधारने के लिए, सुधार करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसमें वाक्य में शुद्धि निकालो या अशुद्धि निकालो, तो ग्रहण गच्छति, यहाँ स्वर है तो यहाँ मां होगा, अगर व्यंजन है तो अनुस्वार। इस प्रकार व्यंजन संधि का अभी हमने सिर्फ एक भाग पढ़ा है, आदि व्यंजन संधि और है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि के दूसरे भाग में हम शेष सूत्रों और नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, और निश्चित रूप में आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से आप देख रहे हैं और किस स्कूल के बच्चे इस वीडियो को देख करके समझ रहे हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरी कोशिश से मैं इसे बहुत अच्छे से अच्छा स्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ।